आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा हफ़ीज़ है। मैं लेक्चरर हूँ स्टैटिस्टिक्स की। और आज की जो ये मेरी वीडियो मैं बनाई बनाई है वो मैंने बहुत ही ज़्यादा डिमांड्स पर बनाई है। मैंने 2017 में एक लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स की जॉब्स आई थी, उसपे मैंने रिटन क्लियर किया था। मेरा इंटरव्यू भी क्लियर था, लेकिन मेरा मेरिट नहीं बना था, इसलिए मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हुई। उसके बाद जो 2021 में जॉब्स आई थी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिटन भी क्लियर किया था, इंटरव्यू भी क्लियर था मेरा। और उसके बाद मेरी जो है 8 मेरिट नंबर पर मेरी जॉब हो गई थी। मेरा मेरिट नंबर भी 8 था। उसके अलावा मैंने आईयूबी का टेस्ट क्लियर किया, उस मैंने वहाँ पर मेरी जो है वो जॉब हो गई थी। और आज उसके अलावा मैंने आजकल मैं गाज़ी यूनिवर्सिटी में होती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे परमानेंट हूँ 18 ग्रेड पर। अच्छा, तो आज की जो ये वीडियो है इसको मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली इसको तसल्ली से सुनिएगा। इसमें मैंने आपको छोटी-छोटी बातें बतानी है, ठीक है? उसमें बहुत सारी जो हैं पॉइंट्स बताने हैं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की और बहुत सारे जो मतलब अदर सिटीज़ से हैं उनकी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि काइंडली हमें वे बता दें कि हम लेक्चरर की तैयारी कैसे करें। जैसे ही आप बीएस क्लियर करते हैं, एमएस क्लियर करते हैं, आपकी ख्वाहिश होती है कि आपके पास 17-18 ग्रेड की एक प्यारी-सी जॉब हो, जिसमें आपने थोड़ा-सा पढ़ाना हो और आपको बड़ी एक हैंडसम किस्म की सैलरी मिले। बहुत सारी चीज़ें हैं ना? अच्छा, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी-सी एक बात ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि ये मेरी वीडियो जितने ज़्यादा आप ग्रुप्स में शेयर कर सकें, उनमें शेयर कीजिएगा। ये मेरे हस्बैंड का चैनल है, इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस पर कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई। ना पसंद आए तो आपकी मर्ज़ी। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर द एग्ज़ाम फॉर लेक्चर स्टैटिस्टिक्स। तो लेक्चर स्टैटिस्टिक्स मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे हैं, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम अभी जो लास्ट टाइम जॉब्स आई थी ना, इससे पहले कि अब न्यू जॉब्स आई है ना, इससे पहले तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो फ्रेशर थे, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट करनी थी। तो मैंने उन्हें कहा कि आप तैयारी करें, तो वो कहते हैं कि अभी तो हम ट्रायल बेस कर रहे हैं। तो याद रखें कि पीपीएससी आपके पास लेक्चरर के लिए सिर्फ 3 आपके पास जो होते हैं चांस होते हैं। अगर आप उन 3 चांसेस अवेल कर लेते हैं, उसके बाद आप उस सीट पर अप्लाई करने के काबिल नहीं रहते, नॉट एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर लें, तरीके से चल लें, तो आप जो है ना इज़िली फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इतना सारा मटेरियल है, इसको कैसे क्लियर करें, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट करते हैं। तो मैं आपको कुछ एक स्मार्ट वेज़ भी बताऊँगी कि जिन स्मार्ट वेज़ के ज़रिए अगर आप थोड़ा-सा उस पर फ़ोकस करें, तो आप कम मेहनत से ज़्यादा नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है? तो लेक्चर स्टैटिस्टिक्स में आपने अब तक जो 2 किताबें हैं, जिसे शेर मोहम्मद चौधरी की किताब कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। उसके बाद एक और किताब है, जिसको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है, वो है बीएल अग्रवाल की किताब। इसके अलावा एक कारवान वालों की बुक मिलती है, एक जीआर पाशा की बुक मिलती है, ठीक है? और एक डोगर्स वालों की बुक है। तो ये बहुत सारी किताबें जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, जिसके ज़रिए आप लेक्चर स्टैटिस्टिक्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट आप सिर्फ एक बुक पर इन्हिसार नहीं कर सकते। यू कांट डिपेंड ऑन ओनली वन बुक। उसके रीजंस है, सबसे पहले तो वो बच्चे जो सिर्फ एमसीक्यूज को फोकस करते हैं, थ्योरी नहीं पढ़ते, सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ते हैं, और एमसीक्यूज भी ऐसे पढ़ते हैं कि एक एमसीक्यूज पढ़ा, बाकी 4 एमसीक्यूज को पढ़ा नहीं, सिर्फ उसका राइट आंसर देखा और आगे मूव कर लिया। वो लोग कभी भी टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते। दूसरे वो बच्चे जो सिर्फ क्या करते हैं, एक टॉपिक जैसे मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट नज़र आ रहा होगा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, तो इसको पढ़ने बैठते हैं तो बस शुरू हो जाते हैं पढ़ने के लिए, उसके अलावा बाकी को भूल जाते हैं। तो आपने स्मार्ट वे से चलना है। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप एक स्मार्ट वे से अपने लेक्चर की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने ना कुछ टॉपिक्स बना दिए हैं, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, बेसिक प्रोबेबिलिटी, एडवांस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रिग्रेशन एनालिसिस एंड कोरिलेशन, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, सैम्पलिंग टेक्निक, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, और ये मैंने उससे रिलेटेड कुछ आउटलाइंस भी आपको दी हुई हैं। सर्वाइवल
sampling technique, statistical inference, vital statistics, econometrics, non-parametric, SPSS, R software, survival analysis. आपके जो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है उसमें से आपका 80% पोर्शन जो है वो पीपीएससी के सब्जेक्टिव में आता है, और जो 20% आपका होता है वो बेसिकली आता है आपके जर्नल में से, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथ, एवरीडे साइंस, इस्लामियात, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, और ये 20% होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ना, अब आपने बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक्स देखे कि मैं ये जर्नल पर बाद में बात करूँगी, पहले हम अपने ना जो मेन फोकस जो हमारे सब्जेक्ट के ऊपर है उस पर करते हैं, तो उसकी तरफ मूव करते हैं। हाँ जी। तो हमारे पास जो 80% होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और 20% जो है वो हमारा जर्नल होता है। उसमें जो मेरा 2017 का और 2021 का एक्सपीरियंस है उसमें बताती हूँ कि सबसे पहले तो हमारे पास हमारी जो मतलब होती है, यूँ समझ लो हमारी डेस्टिनी है या हमारी फेट है कि हमारा पेपर कौन बनाएगा, कौन उसको सेट करेगा। ऑब्वियसली कोई ना कोई एग्जामिनर होता है, और वो भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है जो आपका पेपर सेट करता है। तो जो 2017 में एक मैंने पैटर्न देखा था, तो वो ये था कि ज़्यादातर आपकी बीएससी की जो 2 बुक्स हैं, उनको कवर किया गया था। उसमें इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, बेसिक प्रोबेबिलिटी, एडवांस नहीं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रिग्रेशन एनालिसिस एंड कोरिलेशन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, सैम्पलिंग टेक्निक्स, ठीक है, और वाइटल स्टैटिस्टिक्स। हर एक के तकरीबन 3 4 5 क्वेश्चंस थे। हाँ जी, इसमें एक जो है वो टॉपिक मिसिंग है, वो है इंडेक्स नंबर, वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसमें वो भी ऐड कर लेते हैं। इंडेक्स नंबर को ना मैं ऐड कर देती हूँ। तो ये मैंने इंडेक्स नंबर का भी जो है इसमें ऐड कर दिया है। 2 एमसीक्यूज जो है वो इंडेक्स नंबर से भी आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स के भी आते हैं, जिसमें मीन, मीडियन, मॉड जो होता है वो आपको पता है बहुत ज़्यादा फोकस करता है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस वगैरह, सारा कुछ उसमें मौजूद होता है। अच्छा, अब बात ये है कि पहले अच्छा, फिर जो दूसरी बात है वो ये है कि अगर आपका पेपर सेटर जो है या जो भी आपका एग्जामिनर जो पेपर सेटिंग कर रहा है, वो यूनिवर्सिटी लेवल से है, तो जो 2021 में मैंने पेपर में देखा था, तो उसने एडवांस लेवल के जो हैं वो क्वेश्चंस उठाए हुए थे, जैसे कि उसने आर को भी यूज़ किया हुआ था, ठीक है, आर के 2 एमसीक्यूज उसने दिए हुए थे। इसी तरह से उसने इकोनोमेट्रिक्स के बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे हुए थे, वाइटल स्टैटिस्टिक्स में से था, और इसके अलावा जो है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन को उसने टच किया। अच्छा, जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी को वो एडवांस लेवल पर ले गया, जैसे कि उसने काई स्क्वायर की स्टैंडर्डाइज फॉर्म पूछी, ठीक है, उसके अलावा उसने जो है मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा। इस तरह से उसने थोड़ा सा एडवांस लेवल का पूछा, एसपीएसएस का भी पूछा। तो जो एक क्वेश्चन मुझे अभी तक याद है, और तो उसने ये पूछ उसकी हिस्ट्री पूछी थी कि आर जो है उसके जो डेवलपर्स हैं वो कौन-कौन से हैं, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चंस भी वो पूछ सकते हैं। तो मेरी बात वही है कि आप जो अगर डोगर की बुक देखें या आप कारवान वालों की बुक देखें, तो उसमें कुछ, या अब बीएल अग्रवाल की बुक देखें, तो उसमें कुछ एमसीक्यूज़ इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं कि अगर आप सही तरीके से उसकी तैयारी करने बैठे ना, तो सारा दिन में आप शायद 3 से 4 पेजेज़ ही पढ़ेंगे, ठीक है? और बहुत क्योंकि हम एज़ ए मतलब जिस तरह पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में मेरी खुद की जो एजुकेशन है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की है, तो उसमें वो जो बीएल अग्रवाल की बुक है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप फर्स्ट टाइम आपको इंट्रोड्यूस्ड होंगे, शायद आपने पहले पढ़े भी नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं आपको ज़रा थोड़ी-सी इस बात पर फ़ोकस करना चाहती हूँ कि आपने तैयारी करनी कहाँ से है, किस तरीके से करनी है, और किस तरह से आप अपने टाइम को वेस्ट करने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप बीएससी की बुक्स उठा लें, एफएससी की बुक्स उठा लें। एफएससी की बुक्स में स्टैटिस्टिक्स की जो बुक्स हैं, उसकी ऑब्जेक्टिव बुक्स भी मिलती हैं, ठीक है? उसकी जो है आपके पास वैसे 2 बुक्स मौजूद हैं, जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक वालों की हैं, बोर्ड्स वालों की हैं। और इसी तरह से बीएससी की जो ज़्यादातर पूरे पाकिस्तान में मोस्टली कॉमनली पढ़ाई जाती हैं, वो डॉक्टर शेर मोहम्मद चौधरी की बुक्स है ना, शाहिद कमाल की। तो वो आप लोग बुक्स उठाएँ, उसको पेज 1 बाय 1 पढ़ें। ये नहीं करना आपने कि आपने जो है कुछ स्किप कर देना, अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। अच्छा, अब आपके लिए मुश्किल है कि आपसे इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा जाएगा। आपने उसको थ्योरेटिकली सिर्फ़ पढ़ना है, उसको रट्टा नहीं लगाना, याद नहीं करना।
हाँ जी, तो उसे आपने रट्टा नहीं लगाना, उसे सिर्फ़ एक दफ़ा पढ़ लें, कि जिस तरह से आपके इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है, तो उसमें टॉपिक्स आपके पास आते हैं, मैं आगे इसको मेंशन करती हूँ कि कौन-कौन से टॉपिक्स आते हैं। देखिए स्कोप ऑफ द स्टैटिस्टिक्स ये क्वेश्चन बहुत कम इसमें से पूछा जाता है। ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इसमें से भी ज़्यादातर बॉक्स प्लॉट को और बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट्स को पूछा जाता है। 5 नंबर समरी को पूछा जा सकता है, ग्राफ्स एंड चार्ट्स के बारे में पूछा जाता है, स्टेम एंड लीफ डायग्राम के बारे में इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती। अच्छा, फिर उसके बाद मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है? कि वो पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड है या कि सिमेट्रिकल है। उसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो और मीन और मीडियन आपके पास मौजूद हो, तो आप मोड किस तरह से ड्राइव करेंगे या मीडियन किस तरह से ड्राइव करेंगे? तो उसके ना ये फ़ॉर्मूलाज़ वहाँ पर मौजूद है, ठीक है? व्हिस्कर प्लॉ बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट कौन-कौन से उसमें मेजरमेंट्स यूज़ होते हैं, कौन से नहीं यूज़ होते, ये चीज़ें आपसे पूछे जाएँगे। इसी तरह से प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, वेरिएंस की प्रॉपर्टी है जो मोस्टली मैंने 1-2 दफ़ा देखी भी है कि वेरिएंस ऑफ ए प्लस एक्स का जो है वो किसके इक्वल होता है। इस तरह से या उसकी कोई आपको छोटा-सा डाटा देकर उसके आपसे कहा जाएगा मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, वेट डिस्ट्रीब्यूशन शेप्स वगैरह दैट इज़। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके लिए आपको एक दफ़ा उसे रीड आउट करना होगा। देखिए, ये आपकी लाइफ़ टाइम जॉब है। एक दफ़ा अगर आपको जॉब मिलती है, तो आप को जो है वो लाइफ़ टाइम आपको उसकी पे भी मिलती है, प्लस आपको जो है उसकी पेंशन भी मिलती है। तो देखिए, एक ये बड़ी मतलब अट्रैक्टिव जॉब है और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्मार्ट वे से करें, हार्ड वे से ना करें। लेकिन ये है कि अगर आप ये कहें कि मैंने जो है वो 2 दिन पहले पढ़ा और मैं बड़ा अच्छा मैंने स्कोर कर लिया है या मैं पास हो गया, तो ये शायद अगर मतलब आपको लगता होगा कि आप ये कर सकते हैं, बट मैं तो नहीं कर सकती थी। मैंने बड़ी मेहनत की है, वो ज़ाहिर-सी बात है कि मैं पढ़ाती रही हूँ एज़ अ विज़िटिंग लेक्चरर मैंने 5 इयर्स दिए हैं। उसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, बट मुझे अभी भी यही उम्मीद है अपने आप से कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे या बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज़ होंगे शायद मैं अभी भी ना कर सकूँ। तो पहले तो दिमाग से ये पॉइंट निकाल देना कि आप जो है ना ये 2 दिन 3 दिन की तैयारी से जो है इसको पढ़ लेंगे, नहीं। आपने अगर आप कोई जॉब करते हैं, लेट्स सपोज़ कि आप कहीं पढ़ाने जाते हैं या आप कोई जॉब करते हैं, तो उस जॉब से आने के बाद अपने आप को फ्रेश करने के बाद आपने 4 से 5 घंटे जो भी हैं वो सिर्फ़ आपने पढ़ने को देने हैं, अगर आप ये जॉब चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं बस कोई हमें बता दे और उसके बाद जो है वो अपने आप ही टेस्ट क्लियर हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए फिर आप अभी से वीडियो को स्किप कर दें, आगे ना जाएँ, अगर आप ये वाली मेहनत नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो इंडेक्स नंबर है, इसमें मैंने उसको ऐड नहीं किया, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैंने टॉपिक के ऊपर ऐड कर दिया है। तो जो इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर में ज़्यादातर आपसे पूछा जा सकता है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट कौन-सा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है, फिशर इंडेक्स नंबर क्या है, कौन-सा टेस्ट जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सैटिस्फाई करता है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? सर्कुलर टेस्ट मतलब आपने वन बाय वन हर चैप्टर को एक दफ़ा रीड आउट करना है लाज़मी, ठीक है? उसके बाद प्रोबेबिलिटी में काउंटिंग टेक्निक्स, प्रोबेबिलिटी एज़ अ सेट फंक्शंस ये चीज़ें नहीं पूछते। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में पूछ लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल या एडिशन रूल को पूछ लेते हैं, ठीक है? जॉइंट एंड मर्जर प्रोबेबिलिटीज़ के बहुत कम क्वेश्चंस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पूछ लेते हैं एंड इंडिपेंडेंस को पूछ लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आजकल जो ये काम करने लगे हैं, आपको प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल देकर पूछ लेते हैं कि मतलब ये इस पे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या नहीं? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी देते हैं, थोड़े से ट्रिकी टाइप क्वेश्चंस दे देते हैं। अच्छा, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में आपसे जो पहले पूछा जाता था वो ज़्यादातर वो फ़ोकस करते थे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को। दे आर द दे वर द फेवरेट डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर द एग्ज़ामिनर। बट मैंने आपको बताया है अब टाइम चेंज हो गया है। अब पीपीएससी वाले भी बहुत तेज़ हो गए हैं, वो यूनिवर्सिटी लेवल तक जाते हैं आपका पेपर सेट करने के लिए, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहले ही आउट कर सकें, बाद में आउट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो जो अब है
अब जो है वो आपसे जो नेगेटिव बायनॉमियल, ज्योमेट्रिक बायनॉमियल की जो है वो रिलेशनशिप के बारे में पूछ सकते हैं, और प्लस वो ये पूछ सकते हैं कि इनके मीन वेरिएंसेस के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ना अक्सर ये बात कहती हूँ कि ये जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं आपको करवाई जाती हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ प्लस हर डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ, उसकी रेंज, उसका मीन, उसका वेरिएंस, और अगर पॉसिबल हो सके तो उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, या अगर वो प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन से होती है तो उस तरीके से, या आपके पास इसके अलावा जो हमारे पास अदर मेथड्स हैं मोमेंट्स को जनरेट करने के, उनमें से कोई भी एक मेथड आपको याद हो सके तो उसे याद कर लें, उसके स्क्यूनेस और कर्टोसिस को याद कर लें। तो मोस्टली इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे किए जा सकते हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, या आपको कंफ्यूज करने के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं लेकिन उसका मीन जो है वो 1 के इक्वल कर देते हैं, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर के ही इक्वल रखते हैं। तो इस तरह के ट्रिकी से क्वेश्चंस वो लाजमी पूछ सकते हैं, जो कि लास्ट टाइम मैंने बड़े ज़्यादा ऑब्जर्व किए थे। अच्छा, उसके बाद ये कॉशे डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह नहीं आती आजकल। जो ज़्यादा ये फिर और फोकस करते हैं तो ये काई स्क्वायर की तरफ भी चले जाते हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, ठीक है। उसका आपसे मीन और वेरिएंस पूछ सकते हैं कि अगर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन ये सपोज के एन है तो उसका वेरिएंस क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे किए जा सकते हैं। अगला हमारे पास है रिग्रेशन एनालिसिस एंड कोरिलेशन। उसमें आपके पास कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिग्रेशन एंड कोरिलेशन है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो इंटरसेप्ट है वो ज़ीरो कब होगा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, या कोई एक छोटा सा डाटा देकर ये पूछ सकते हैं कि ये लीनियर रिग्रेशन है या नहीं है, इनके दरमियान कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस। अच्छा, फिर एक जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो कोरिलेशन की रेंज और पार्शियल कोरिलेशंस की रेंज पूछी जाती है कि पार्शियल कोरिलेशन की रेंज क्या है, कोरिलेशन की रेंज क्या है। तो इनके दरमियान एक छोटा सा डिफरेंस है, उसको आप देखिएगा। अब जो लास्ट टाइम मैंने एक टेस्ट दिया उसमें एक नई टर्म यूज़ की गई थी, वो थी कोनैनिकल कोरिलेशन। तो उसको भी देख लीजिएगा कि कोनैनिकल कोरिलेशंस क्या होती है। अच्छा, फिर आ जाता है हमारे पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। पहले आप वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में जो उनके बड़े फेवरेट टॉपिक्स होते हैं वो उनके बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, या आपके जो सी आर डिज़ाइन है, ठीक है ना। और आपका जो ये ब्लॉक, तो हमारे पास जो है वो रेंडमाइज डिज़ाइन होता है, रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन है, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन है, और हमारे पास जो है वो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट है, एलएसटी टेस्ट। तो अभी जो मैंने एक टेस्ट किया उसके अंदर ना एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि डर्बर-वॉटसन टेस्ट जो है उसकी रेंज क्या है ना। तो इस तरह के थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस करते हैं जिसमें रेंजेस चेंज भी हो जाती हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ये बड़ा उनका पसंदीदा है। उसके अलावा कंपाउंडिंग को बड़ा आजकल पूछा जाता है। फैक्टोरियल डिज़ाइन को जो है सिर्फ ये नहीं पूछा जाता कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है क्या, बल्कि उसमें से जो उसकी जिस तरह से उसके जो हमारे पास पेयर्स बनते हैं या जो हमारे पास वेरिएशंस बनती हैं उसको पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन, मेरा बताने का मतलब ये है कि अब आपने फोकस जो है सबसे पहले उन किताबों के ऊपर करना है जिन जिन पे ये सारी बातें लिखी हुई हैं। क्योंकि आप अगर आप ये डॉगर वालों की एक बुक उठा लें ना, जो कि लेक्चर स्टैटिस्टिक की तैयारी के लिए मौजूद है, तो अगर आप सिर्फ उसे तैयार करेंगे ना तो मैं आपको कहती हूँ कि आप जो है ना उसमें से 20-25 मार्क्स भी ले लें तो बहुत बड़ी बात है। उसमें कुछ ऐसा ख़ास नहीं लिखा हुआ। अच्छा, जो बीएल अग्रवाल की बुक है ना, अगर आप उसको देखें तो वो चलो मैं आगे बताती हूँ कि बीएल अग्रवाल क्या है, फिर हम अपनी जो है ना पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे। पहले मैं आपको ये इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चनिंग हो सकती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक्स के मेथड्स में ज़्यादातर वो यही पूछते हैं कि स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, या स्टैंडर्ड जो हमारे पास बायस्ड्नेस होती है या सैम्पलिंग एरर होते हैं उनके दरमियान क्या फ़र्क होता है, या नॉन सैम्पलिंग एरर्स जो होते हैं। अच्छा, उसके बाद
अ, आपसे ये पूछ सकते हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट के साथ चाहें तो कितने जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या जो नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे पास क्रिएट हो सकते हैं। इस तरह के ट्रिकी से क्वेश्चंस, कॉन्फिडेंस लिमिट्स वगैरह पूछ लेते हैं। लेकिन सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के बारे में अक्सर एक आध क्वेश्चंस आ जाता है। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होगी या सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होगी, कौन सी जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, कौन सी नहीं है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, सच एज क्वेश्चन। इसके अलावा मैंने समनिंग टेक्निक से इतना ज़्यादा कोई मटेरियल उठाते नहीं देखा। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर बीएस लेवल पर देखा जाए तो ये सबसे मुश्किल किस्म का टॉपिक जो मुझे लगता है, जो मैं खुद भी पढ़ाती हूँ तो मुझे इसको प्रिपरेशन में भी बड़ा टाइम लगता है कि बच्चों को लेक्चर देना है और बच्चों को हर चीज़ समझ भी आए। क्योंकि सिर्फ इन्फ्रेंस वो नहीं है जो हम शेर मोहम्मद चौधरी की बुक में जो हमें बेसिक्स करवा दी जाती हैं, बल्कि उसमें जो इसकी मज़ीद पॉइंट्स हैं, जैसे मेथड ऑफ एस्टिमेशन है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड है, ठीक है, और हमारे पास जो है लीस्ट स्क्वायर मेथड है। उसके बाद गुड एस्टिमेटर क्या है, ब्लू क्या होता है हमारे पास, ठीक है, यूएमवीई क्या होता है, एमयूवीई क्या होता है, ये तमाम इस तरह के है ना। कैन बैन में क्या डिफरेंस है, इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं। बट टाइप्स ऑफ एरर्स को देख लें आप, ये मैं इसलिए बता रही हूँ ना कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी हैं और उसको कवर करने में इट विल टेक टू मच टाइम। तो ऐसे सिचुएशन में आपने क्या करना है कि जो बहुत ज़्यादा लेंथी हो, क्योंकि ऑब्वियसली एक जो एग्जामिनर है वो एक ही टॉपिक को तो नहीं उठाएगा कि सिर्फ और सिर्फ उसने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को उठा लिया या सिर्फ उसने इन्फ्रेंस को उठा लिया या सिर्फ उसने सैम्पलिंग को उठा लिया। नहीं, वो हर तरफ से एक पोर्शंस में जो है परसेंटेज लेगा। कहीं से वो 2% ले लेगा, कहीं से वो 5% लेगा, कहीं से वो 10% लेगा, कहीं से वो 15% लेगा। इससे ज़्यादा वो कहीं से ज़्यादा टॉपिक उठा नहीं सकता। मतलब कहीं ज़्यादा से ज़्यादा 5 एमसीक्यूज़ वो उठा सकता है किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक से, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसीलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर जो चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है, तो उसे फ़िलहाल स्किप कर दें। ठीक है? स्किप करने का मतलब है कि अभी उसे आप बैकएंड पे रख दें। जब आपकी वो प्रिपरेशन हो जाएगी देन उसको उठाइएगा जब आपके पास टाइम हो। अपना टाइम ना वेस्ट कीजिएगा। ये एक तरीका होता है तैयारी का। ये देखिए, आगे देख रहे हैं ना आप, इसके कितने सारे टॉपिक्स हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो मैंने इसमें नहीं लिखे वो कुछ टॉपिक्स हैं, वो अब डिस्कस करने वाले हैं और बड़े इम्पोर्टेंट हैं। उसमें आ जाते हैं ये कुछ टॉपिक्स। अच्छा, वाइटल स्टैटिस्टिक्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से भी आपसे जो है वो 3 से 4, 4 से 5 एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। इकोनोमेट्रिक्स जो है वो आजकल पता नहीं क्यों लेकिन सबका बड़ा ही कोई फेवरेट बना हुआ। इकोनोमेट्रिक्स मेरा फेवरेट बना हुआ है, उसमें से भी 4-5 एमसीक्यूज़ आ जाते हैं और आते भी ऐसे हैं कि आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार ये क्या पूछ रहे हैं। लेकिन इसका मैं एक आपको एक ट्रिक बताऊँगी कि किस तरह से आप इतनी ज़्यादा नोट्स को पढ़े बगैर जो है इसके इकोनोमेट्रिक्स के अगर 4 होते हैं तो 4 में से 3 तो आप लाज़मी उसको जो है वो कवर अप कर लेंगे। नॉन पैरामेट्रिक में भी इसी तरह से है। नॉन पैरामेट्रिक की जो है वो अक्सर मिक्स हो जाते हैं कि यहाँ पर कौन सा टेस्ट लगेगा, क्रूस्कर वैलिस लगेगा, साइन रेक टेस्ट लगेगा या हमारे पास जो है इसका रन टेस्ट लगेगा। तो इस तरह से बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो मिक्स हो जाते हैं। इसका मैं आपको बताती हूँ कि इसे किस तरह से करना है। उसके बाद एसपीएसएस एंड आर्ट सॉफ्टवेयर, इसको आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि एसपीएसएस स्टैंड्स किसका होता है, ठीक है। आर्ट सॉफ्टवेयर किसने डेवलप की है, आर्ट सॉफ्टवेयर से पहले कौन सी लैंग्वेज थी, ये। और जो है इसके पैकेजेस अगर 1-2 आपको पता हो कि इसमें आपका वैसे वो सैम्पल्स वगैरह के बारे में तो उसने नहीं पूछा, बस ये 2-3 क्वेश्चन ही थे कि इसने इसे डेवलप किसने किया है। और एक और एमसीक्यूज़ था वो अभी मेरे ना माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन ये वाला जो है ना ये मेरे माइंड में था। एसपीएसएस का यही पूछ लेते हैं, ये स्टैंड्स किससे करता है, या इसमें कौन-सी जो अगर आपने एनालिसिस करना है तो वो कौन-सी बार में मौजूद है। आजकल इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये मैंने 2 टॉपिक्स लिखे हैं, सर्वाइवल एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल। ट्रूली स्पीकिंग के अभी इसमें से कोई भी किसी भी किस्म के जो हैं मैंने एमसीक्यूज़ नहीं देखे। मैंने और भी मतलब बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, जैसे कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट दिए, तो उसमें भी मैंने इससे रिलेटेड कोई इस टाइप के जो हैं क्वेश्चंस नहीं देखे।
बट ये भी मैंने आपको कहा है कि बैकएंड पे रखें। अगर आपको थोड़ा बहुत इसकी भी थ्योरी आपको पता हो तो बेहतर है, एक आध एमसीक्यूज आ जाए तो आपका एक आध नंबर ही आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट ये आया, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर की बुक है, सेकंड ईयर की बुक है, बीएससी की 2 बुक्स हैं, उसके बाद बीएल अग्रवाल की बुक है, क्योंकि बीएल अग्रवाल की जो बुक है वो 3 पॉइंट्स 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। पहले वो आपको जो है वो थ्योरेटिकल, उसमें आप देखेंगे पोर्शन होगा, 3 सेक्शन बने हुए हैं उसके। पहला जो ए सेक्शन है वो थ्योरेटिकल है, जिसमें आप शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। जो सेकंड है वो उसकी जो है फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, और द लास्ट वन इज द एमसीक्यूज। अच्छा, उसमें हर एक तकरीबन उसके 14-15 चैप्टर है, मैं भी उससे ज़्यादा हूँ, मुझे बड़े अरसा हो गया, मैंने उसे मुकम्मल देखी नहीं। अच्छा, पता नहीं 12 है, पता नहीं 13 है, इसी तरह से है। अच्छा, उसके साथ हर एक चैप्टर में तकरीबन 100 प्लस जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 100 प्लस ही आपके पास जो है उसकी फिलिंग द ब्लैंक्स होगी, और 100 प्लस ही आपके पास जो है वो उसकी एमसीक्यूज होंगे। तो मैं आपको इतना कहूँगी कि सबसे पहले आप बीएससी की बुक्स को पढ़ें, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स को पढ़ें, उसके बाद आप बीएल अग्रवाल की बुक को पढ़ें। बट उसमें जो कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज हैं, ये बड़े लेंथी एमसीक्यूज हैं, बड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं, जिसके आपको समझ नहीं आती या आपने पढ़े नहीं है, उसको काइंडली स्किप कर दें। और एक और पॉइंट जो छोटा सा मुझे ट्रिक याद आ गया, वो ये है कि जो जिसमें बड़े बड़े पीडीएफ लिखे हुए हैं, बड़ी बड़ी इक्वेशंस लिखी हुई हैं, जिनको लिखने में टाइम लगता है, जिनको सॉल्व करने में टाइम लगता है, या क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ट्रिकी हैं जिसमें कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, या बड़ी छोटी छोटी वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है, तो उनको भी स्किप कर दें। मोस्टली इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, नहीं किए जाते। एक एग्जामिनर जो है आपको टफ टाइम देता है, पर इतना टफ टाइम देना वो पसंद नहीं करता आपको। ठीक है, उसके अलावा अब बात थी कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताऊंगी कि इकोनोमेट्रिक्स और ये जो नॉन पैरामीट्रिक है या एसपीएसआर सॉफ्टवेयर है, इसके एमसीक्यूज किस तरह से प्रिपेयर करने हैं। तो इसके लिए आप वेबसाइट्स पर एक आईटी सीरीज़ की जो है वेबसाइट मौजूद है, और इसके अलावा 2-3 वेबसाइट्स मौजूद हैं। उस पे आप लिखें क्विज ऑन इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है, आप गूगल में जाएं, क्विज ऑन इकोनोमेट्रिक्स लिखें, क्विज ऑन नॉन पैरामीट्रिक लिखें, एमसीक्यूज रिलेटेड इकोनोमेट्रिक्स लिखें, वहाँ पे बहुत सारे आपके पास एमसीक्यूज आ जाएंगे। तो उससे आपने वहीं पर ही सॉल्व कर लेना है, वहीं आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर आप वो सारे एमसीक्यूज एक दफ़ा कर लेंगे, तो आप, मैं आपको बता रही हूँ, अगर 4 आएंगे तो 4 में से 3 आपको लाजमी आते होंगे। अच्छा, अब 80% पोर्शन तो आप यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। फिर आ जाता है ये 20% कि इसको किस तरह से करें। अच्छा, दूसरी बात कि एक चीज याद रखें कि जो पीबीएसई है वो नेगेटिव मार्किंग भी करता है। अगर आपके 4 एमसीक्यूज गलत हैं, अगर आपके 4 एमसीक्यूज गलत है तो पूरा एक नेगेटिव नंबर जो है आपका डिटेक्ट हो जाएगा। ओवरऑल अगर आपने 20 एमसीक्यूज किए हैं और उसमें से 24 एमसीक्यूज किए हैं और 20 आपके ठीक थे, 4 आपके रॉन्ग थे, तो आपका क्या करेगा, वो 4 पर आपका एक नंबर जो है वो डिस्कार्ड कर देगा, और इस तरह से आपके 19 मार्क्स हो जाएंगे, बजाय इसके कि वो 20 हो। तो मैं दोबारा ज़रा रिपीट कर देती हूँ। अगर आपने 24 एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से आपके 4 एमसीक्यूज गलत हैं, तो हर एक गलत पे आपका 0.25 जो है नंबर है वो डिटेक्ट होगा। तो इस तरह से बजाय कि आप 20 मार्क्स लेने के बजाय आप उसमें कितने मार्क्स ले लेंगे, आप 19 मार्क्स ले लेंगे। और आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इसको जो है वो फॉलो करना शुरू कर दिया है। बहुत सारी जो भी टेस्टिंग कंपनीज हैं वो इसे फॉलो करती हैं कि वो नेगेटिव मार्किंग करती है। एनटीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन फिर उसमें ये होता है कि आपने इस स्पेसिफिक पोर्शन से भी मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। इसी तरह से एफपीएससी भी है जो वो यही कहती है कि जो उनका जो इंग्लिश वाला पोर्शन है उससे भी आपने एक परसेंटेज जो है वो ऑब्टेन करनी है। अगर आप वो परसेंटेज ऑब्टेन नहीं करते और आपने अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो फिर भी आप जो है वो उसमें सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। तो अब बात होती है कि जर्नल को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए। देखें, जर्नल जो है वो ऑब्वियसली एक 20% के लिए आप इतनी ही मेहनत नहीं करेंगे जितनी कि आप जो है अपने सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं। तो जो मैं करती थी वो ये है कि मेरा तो जर्नल बहुत ही ज़्यादा वीक है। उसकी वीक की बस बहुत सारी वजूहात है, वो ना पूछे तो बेहतर है। तो फिर ये है कि मैं उस पर इतना फोकस नहीं किया था। भले जो भी हो, मुझे
मैं उस पर फोकस नहीं कर सकी थी, ना मुझे समझ आता। और जो मेरे टाइम में आए हैं ना वो बहुत ही मुश्किल थे, मेरे तो सर से उड़ जाते थे, ठीक है। मुझे नहीं समझ आती थी, तो मैं इसको स्किप कर देती थी, मैं अटेम्प्ट ही नहीं करती थी एमसीक्यूज। आप सिर्फ वो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें जिस पे आप श्योर हो। अगर आप 50, 55, 56, 58 आउट ऑफ 100 जो है एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लेते हैं, और आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये आपके एग्जैक्टली हैं, आप मतलब आपको पता है कि ये 100% ठीक है, तो ठीक है, बस आप इंशाल्लाह आप मेरिट में आ जाएंगे। बजाय इसके कि आप 100 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें जिसमें से आपके 58, 50, 60 जो है वो ठीक थे, उसके बाद वो जो 40 का आपको एक कट ऑफ लगेगा, तो आप 40 से भी नीचे चले जाते हैं। अभी पिछले दिनों भी एक मेरे ना जानने वाले ने जो है वो टेस्ट दिया, तो उसका भी यही था, वो 4 नंबर से रह गई। 4 नंबर से क्यों? क्योंकि वो कह रही थी कि मेरे ना मुझे 52, 54 एग्जैक्ट आते थे, लेकिन मैं जो है ना तुक्के लगा रही हूँ। कहते हैं ना कि हम चलो ऑप्शनल देख लेते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। वो एक बड़ा मुश्किल टाइम होता है। आप कहते हैं कि नहीं जी, मैंने जो है ना, मुझे श्योरिटी है मे और मे नॉट में। ये जो आप मे और मे नॉट के चक्कर में फँसते हैं ना, फिर आप फँस जाते हैं। तो काइंडली ये मे और मे नॉट के चक्कर में नहीं फँसना, जो आता है सिर्फ़ उससे अटेम्प्ट करें, जो नहीं आता लेट इट गो। कोई बात नहीं। बजाय इसके कि आप फेल हो जाएँ, ठीक है? आप 40 मार्क्स तो ले सकते हैं ना। आप अपने 40 मार्क्स जो हैं उसको कवर करें पहले। उसके क्योंकि उसके बाद आपका चांस ज़ाया नहीं होता, वरना आपका चांस ज़ाया हो जाता है। और दूसरी बात यही है कि सिर्फ़ वही एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करें जिस पे आप 80 टू 90% श्योर हो। मैं 100% भी नहीं कहती, वैसे मैं सजेस्ट यही करूँगी 100%। बट समटाइम्स कोई एक आधा ऐसा एमसीक्यूज़ आ जाता है जिस पे आप माइनर टाइप का जो है उस पे आप डाउटफुल होते हैं। उसके लिए आप जो है वो आप थोड़ा-सा जो है ना, आप रिस्क लेना चाहें तो ले लें, बट इट्स ऑल अप टू यू। मुझे ना कहना कि मैडम ने कही थी ये बात ना। सो यहाँ जो है आज की डिस्कशन मैं अब कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में मैंने बड़ा टाइम लगा दिया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने काफ़ी इस पर जो है रिसर्च की थी, उसके बाद ही जाकर मैंने डिसाइड किया कि मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों की डिमांड भी थी, और दूसरा ये है कि चले किसी का फ़ायदा हो जाए। और मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा गुड लक विश करती हूँ कि आप सब कामयाब हों, बट याद रखें कि कंसिस्टेंसी, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने तैयारी करनी है तो कंसिस्टेंट होकर करें, सिंसियर होकर करें। अगर आप अपने आप के साथ सिंसियर नहीं है, देन नोबॉडी विल सिंसियर विद यू। सिंसियर रहें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। और अगर वाकई पसंद आई है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके साथ दोबारा से आऊँगी, और आपको बताऊँगी कि एमसीक्यूज़ को किस तरह से डिटेक्ट करना है, कि कौन सा एमसीक्यूज़ ठीक है, कौन सा एमसीक्यूज़ नहीं ठीक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।